नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, हिमालयन अपडेट आज आप सभी के लिए लेकर आया है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के ऊपर एक विशेष चर्चा। और उस चर्चा के जो आज के आमंत्रित शख्सियत हैं, आदरणीय योगी डॉक्टर विनोद नाथ जी, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आदरणीय डॉक्टर विनोद नाथ जी। अनिल जामवाल जी और हिमालयन अपडेट चैनल के साथ जुड़े हुए सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर जी, बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद आदरणीय जी। आज की जो इस विशेष चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर, जो ये चर्चा है, इसमें भाग लेने के लिए। और अब हम आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्या आपकी अनुमति है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए? जी, धन्यवाद सर। और हम बताना चाहेंगे कि हिमालयन अपडेट समाचार एवं साहित्य सृजन, समाचार के साथ साथ हम साहित्य, कला, भाषा और अन्य कई जो हमारे जगहें हैं इन क्षेत्रों में, उनमें हम काम कर रहे हैं। और लगातार हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और हमारे जो कार्यक्रम है करने का उद्देश्य यही रहता है कि ये जो बातें हैं, ये जो चर्चाएं हैं, ये आप सभी तक पहुंचे, आप तक ये विचार पहुंचे, ताकि कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान उन चीज़ों को देखता है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में वो सुधार लाती हैं, एक नई जो दिशा है वो तय करती हैं। तो आप सभी जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे या जो लाइव देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो ये कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, आखिर इन कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? क्यों ये कार्यक्रम होने चाहिए? सर्वप्रथम आप सभी को विदित होगा कि हमारी जो मातृभाषा, इंग्लिश में कहें मदर टंग, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो उसकी स्वाभाविक भाषा है, माता जब जैसे जन्म लेता है तो बच्चा जो है अपनी जो मातृभाषा है शुरू से ही सीखना शुरू कर देता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों आवश्यकता पड़ी कि इस तरह के कार्यक्रम जो है होने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है, हमारी जो खड़ी बोलियां हैं, वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने ये तय किया 1999 में कि कहीं ना कहीं हमारी जो भाषाएं हैं, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खड़ी बोलियां हैं, वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमारा जो युवा है कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है हमारी बोलियों से, हमारी भाषाओं से। और हम जो हैं निरंतर कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं अपनी मातृभाषाओं को छोड़कर। तो इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे आदरणीय योगी डॉक्टर विनोद नाथ जी से, और इनसे जानेंगे आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस को मनाने की।
और इसके पीछे के जो छुपे रहस्य हैं, आखिर क्यों ये आवश्यकता पड़ी? सर्वप्रथम तो आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सर्वप्रथम मेरा पहला आपसे प्रश्न यही रहने वाला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, आखिर मनाया क्यों जाता है? नमस्कार अनिल जी। पहले मैं ये कहना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि भाषा हमारे जो मानव संस्कृति है का एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है। केवल भाषा ही नहीं, भाषा के साथ जुड़ी हुई अनेक चीजें जो कि हमारे लिए एक विविधता पैदा करती है, हमारे लिए एक अलग पहचान पैदा करती है और मनुष्य जाति को, चाहे वह किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का हो या किसी और अन्य जो अपने प्राथमिक उससे पर्यावरण से उठ करके आ रहा है, उसको आपस में जोड़ने का एक काम करती है। भाषा एक दूसरे के साथ संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है और हमारी संस्कृति को संजोने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। अब जो कि आपका प्रश्न था कि ये मातृभाषा का जो दिवस है ये किस कारणवश मनाया जाता है, तो मैं ये कहना बहुत जरूरी समझूंगा कि आज पूरे विश्व में 7,000 से ज्यादा जो मातृभाषाएं बोली व समझी जाती है। और इसका एक दुखद पहलू ये है कि करीब करीब 3 सवा 3 हजार के करीब जो हमारी जो खड़ी बोलियां, हमारी जो मदर टंग, जो मातृभाषाएं हैं, वह विलुप्ति के कगार पे। तो इस कारणवश भी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है यूनेस्को, उसे ये जरूरत महसूस हुई कि भाई कोई ना कोई इस संदर्भ में मनुष्य के लिए एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखना जरूरी है जिसके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा पाए कि भाई जो मातृभाषा है, जो हमारी खड़ी बोलियां हैं, उसका हमारे जीवन में, हमारे जो देश प्रदेश व संस्कृति में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हमारी जो ये वार्ता आगे बढ़ेगी। जी। बहुत ही सुंदर आपने इसके बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है, क्यों मनाया जाता है और क्या इसके महत्व हैं। तो योगी जी, अगला मेरा जो प्रश्न आपसे रहने वाला है, मुझे लगता है आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी कम आ रही है। थोड़ा-सा अगर आप अपने डिवाइस के, यानी कि जो आपका यंत्र है उसके नज़दीक अगर आ जाएँगे तो और भी सुविधा आपकी आवाज़ में हमें सुनने को होगी। जी। जी, धन्यवाद। और अगला मेरा प्रश्न आपसे रहने वाला है कि भाषा और जो खड़ी बोलियाँ होती हैं, अक्सर हम बोलते हैं अपनी, कोई पंजाबी बोलता है, कोई जैसे बहुत सारी ऐसी भाषाएँ हैं जो बोलते हैं। उनका महत्व क्या है? और अगर बात करी जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर, तो इसके पीछे क्या महत्व रहने वाला है? इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालने का कष्ट करें तो। ये बहुत जो कहते हैं मूलभूत प्रश्न है हमारी मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए, क्योंकि हम भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी विविधता के साथ जुड़े रहते हैं और ये बहुत बड़ा एक हमारे बीच एक बड़ी अचरज वाली बात है कि अगर हम 15-20 किलोमीटर में अगर हम अपने हिमाचली क्षेत्र को भी देखें कि 15-20 किलोमीटर जाने के बाद कुछ
कुछ ना कुछ भाषा में, कुछ बोली में, कुछ उनके एक्सेंट में, भाषा के जो लेवल में उसमें फ़र्क आ जाता है। तो ये विविधता है, हमारी एक पहचान पैदा करती है कि भी हम किस स्थान या किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं। जी, तो अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो यह एक तरह का एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी है, जो कि भाषा के इस रूप में हमारे पास है। और इस अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस को मनाने का यही तात्पर्य है कि जो हमारी जो मनुष्य जाति की जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको हम संजो कर रखें। और उसमें जो छुपे हुए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ज्ञान है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, जैसे कि कुछ ज्योतिषीय गणनाएं हैं, कुछ हमारे पास जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक रूप से कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि नॉलेज, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो कि हमारे जो परंपरागत तरीके से अपनाई जाती थी, वह धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो मातृभाषा का मतलब केवल एक मातृभाषा, एक बोली से या एक लैंग्वेज से नहीं है, बल्कि एक पूरी परंपरा से है, पूरी संस्कृति से है। तो इस विषय में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, तो हम एक पूरी परंपरा का सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको संजो कर रखने का जो हमारे पास जो एक ध्येय है, वो पैदा होता है। जी, बहुत ही सुंदर आपने इसमें विश्लेषण किया है और ये इसी दौरान हमारे साथ हेमराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है ठाकुर जी और आप इसी तरह से बने रहें और मैं सभी दर्शकों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो चर्चा है, बहुत जो लोग हैं, उन तक ये पहुँच सके क्योंकि हमें जो है क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं? क्यों हमारी जो भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, हमारी जो संस्कृति है एक तरह से, वो विलुप्त होने की कगार पर है। आखिर हम क्यों इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय है। तो आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि आप इस लाइव कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, आप लोगों तक बाँटें, शेयर करें और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्योंकि बहुत ही ये गंभीर विषय भी है और इसके ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं हम अपनी भाषा है, हमारी जो बोलियाँ हैं, उनसे अछूते यानी कि छोड़ते जा रहे हैं और उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं। हालाँकि इसके ऊपर आंदोलन भी काफ़ी हुए हैं पहले कि नहीं-नहीं इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो इसी विषय में जो अगला प्रश्न है, अवरोध भी कई हुए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी विषय के ऊपर जो है अगला प्रश्न मैं योगी जी से करना चाहूँगा कि आज का आजकल के समय में भाषा के जो अवरोध हैं, कहाँ-कहाँ अवरोध जो हैं देखने को मिलते हैं और रुकावटें जिसको कह सकते हैं। तो जो हमारी मातृभाषाएँ हैं, कहीं न कहीं अवरोध तो हैं ही हैं, लेकिन वो अवरोध हमारे सामने हैं, आगे हैं, पीछे हैं, किस तरफ हैं? इसके बारे में अगर थोड़ी-सी चर्चा मैं चर्चा को 3 भागों में बाँटना चाहूँगा। जी, कुछ अवरोध जो हमारे सामाजिक कारणों की वजह से रहते हैं, उसे जी। हम पहला अवरोध कहेंगे। दूसरा अवरोध हमारे जो एथनिक, जो हमारे जो विभिन्न जाति संप्रदाय के प्रति रहते हैं, वो भी एक हुँ, अवरोध है। और तीसरा जो सबसे बड़ा अवरोध, जो कि राजनैतिक पटल पर रहता है, क्योंकि हुँ, ये सब चीज़ें राजनीतिकरण से परे होनी चाहिए। अगर हम अवरोध की बात करें, तो अगर हम पीछे से पहले इस हिस्ट्री में जाएं, हमारे जो ऐतिहासिक स्तर पे जो मातृभाषा दिवस बनाने का जो कारण रहा है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कारण पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान से है, जो कि पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा।
करता था। उस दौरान 1950 के आसपास वहाँ की सरकार ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, क्योंकि बहुत सारे विरोध चलते रहे, आंदोलन चलते रहे। वह हुआ 21 फरवरी 1952। तो ये जो आंदोलन है, धीरे धीरे एक राजनीतिक स्तर पर ही हुआ, और जिस कारण जो अवरोध हुए थे, वह ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाने का एक बहुत बड़ा बिंदु बना। तो यह एक राजनीतिक अवरोध इस तरीके से रहा, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी थे वे बांग्ला भाषा को पसंद किया जा करते थे, और इसी आंदोलन के जो परिप्रेक्ष्य में है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी यूनेस्को है, उस एजेंसी ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2000 ईस्वी में 21 फरवरी को यह मनाया जाने लगा। यह तो रहा हमारा राजनीतिक कारण, और इसके पीछे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हमारे जो इंटर रेशियल, यानी कि जो हमारे जो अलग अलग जो हमारे संप्रदाय और धार्मिक भावनाएं, वह भी जुड़ी रही हैं। क्योंकि भाषा को एक वर्चस्व के तौर पर लिया जाने लगा। ऐसे रहा गया कि भी हमारी भाषा सर्वोत्तम है, पहले आई है या बाद में आई है, वह भी आदमी और हमारे जो मनुष्य जाति के बीच में परस्पर संघर्ष का कारण बनती रही। यह एक बहुत बड़ा अवरोध है। तो इस तरह के अवरोध हमें समझना भी चाहिए, और इस विषय पर गंभीरता से विचार भी किया जाना चाहिए, और भाषा को न केवल किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि पूरे एक वैश्विक स्तर पर आपस में एक दूसरे के संचार और विचारों के आदान प्रदान के रूप में लिया जाना। रही बात सामाजिक कारणों की, सामाजिक व्यवस्थाएं भी कभी कभी हमें अवरोध पैदा करती है। जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसमें अगर देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि भाई जो हमारी भाषा है, जो खड़ी बोली है या हिंदी है, कहीं न कहीं हम उसका प्रयोग करते हुए संकोच करते हैं। संकोच शायद इस वजह से कि भी हमें एक निम्न स्तर का, एक नेगेटिव स्तर का ना समझा जाए, या फिर संकोच इस वजह से कि भी हमको अंग्रेजी बोलना है, तो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति ही मतलब शिक्षित समझा जाता है। अक्सर ये जो मानसिकता हमारे सामाजिक स्तर पे जो बन गई है, तो ये भी एक बड़ा अवरोध है। तो मैं इन 3 अवरोधों के ऊपर अधिकांशतः जो है जवाब डालना चाहूँगा। इन चीज़ों के ऊपर हमको व्यक्तिगत रूप से और अपने आस-पास के जो पारिवारिक रूप से, इस पर हम ध्यान देना चाहिए, और इसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए प्रयासरत रहना। जी, बहुत ही बेहतरीन ये चर्चा आगे बढ़ रही है, जो मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के ऊपर जो चर्चा आज हम योगी डॉक्टर विनोद नाथ जी के साथ कर रहे हैं। और देखिए, कहीं न कहीं बचपन में हमने अपनी बोली बोली है। अ, जैसे हिमाचल की अगर बात करें, हम हिमाचल वासी हैं, और टोपी से भी शायद झलक रहा होगा, योगी जी ने भी टोपी पहनी है और मैंने भी टोपी पहनी है। तो ये हमारी पारंपरिक एक वेशभूषा है कि हम इसको पहनते हैं। हम हिमाचल को एक तरह से अपने प्रदेश को आगे लाने का एक प्रयास कर रहे हैं अपने पहनावे के ज़रिए। ठीक वैसे ही हम बोली बोलते हैं जब गाँव की बात करें, गाँव अब शहर बनते जा रहे हैं। गाँव अब शहर बनते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो गाँव का शहरीकरण हुआ है, और वहाँ की जो भाषा है, वो भी थोड़ी अब उसमें भी थोड़े चेंज आने शुरू हो गए हैं। और जब हम गाँव में जाते हैं, अगर हम अपनी बात करें, योगी जी की बात करें, कहीं न कहीं वो मदर टंग यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, वहाँ जाकर
आ जाती है। हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, वो मातृभाषा टच जो है हमारे में आ जाता है। हल्की-सी कहीं भी हम भाषा बोलेंगे, वो अवश्य आएगा। तो ये अच्छी बातें भी है कि हम कहीं न कहीं अपने जो भाषा है, उसको ज़िंदा रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक उसी संदर्भ में अगला जो मेरा प्रश्न आपसे रहने वाला है कि ये जो विलुप्त हो रही हमारी मातृभाषाएँ हैं, किसी भी आपने जो जैसे कहा कि हर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बाद आजकल जो है भाषा जो है, वो परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कहीं न कहीं इसको बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए और ये जो मुहिम है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसी रूप में मनाया जाता है। तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए जो हमारी मातृभाषा है, हमारी जो मदर टंग है, इसको आगे लाने के लिए हमारे बुज़ुर्ग क्या करें, हमारे जो युवा हैं, वो क्या करें? किस तरह के प्रयास जो हैं हमारे को करने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर ही हो, जो चर्चा हम कर रहे थे। किस तरह के प्रयास जो हैं हमें इसमें करने चाहिए? जी, अनिल जी, ये एक बहुत मैं कहता हूँ कि समय की जो माँग है, आजकल जो हम युवा पीढ़ी में देख रहे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसमें जो अपनी मदर टंग, मातृभाषा, और अगर हम थोड़ा और बढ़कर आगे चले, हिंदी का भी उपयोग करने का जो उनमें जो ललक है, इच्छा है, वो बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण कुछ शायद हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वह भी है, और शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ हमारी जो व्यवस्थाएँ, जैसे कि हमारी जो व्यावसायिक व्यवस्थाएँ हैं, वह भी इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। शिक्षा प्रणाली में तो अभी हमें ये देखना है कि भी बहुत से या अधिकांशतः जो हमारे जो अभिभावक हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट एजुकेशन करे और अच्छे से पटर-पटर कर के वो अंग्रेजी बोले, ताकि वह बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि सो कॉल्ड दिखावटी ज़िंदगी में आ जाए, उसे बहुत अच्छा समझा जाए। दूसरा जो व्यावसायिक कारण जो मैं समझता हूँ उसमें ये है कि भी क्योंकि हमारा वैश्वीकरण का जो समय आ गया है, ग्लोबलाइज़ेशन का समय आ गया है, उसमें क्या है, हमें मल्टीनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ हैं, वह उन हमारे देश में बहुत सारे आ गई हैं। तो आपने शायद ये डाटा देखा होगा कि अकेले एनसीआर जो दिल्ली के जो रीजन है, उस एरिया है, गुरुग्राम वगैरह में 350 से ज़्यादा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हमारे पास हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो एक सबसे बड़ा एक मुद्दा ये रहता है कि हमको संचार अच्छा होना चाहिए दूसरे देशों के साथ। तो इसे मैं बुरा नहीं मानता, किसी भी स्तर पे बुरा नहीं मानता कि अंग्रेजी को एक माध्यम बनाया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वह भी एक भाषा है। क्योंकि इंग्लिश भाषा का बहुत जगह उपयोग होता है। अगर आप कंप्यूटर पर ही देखें, तो कंप्यूटर की कीबोर्ड में भी अधिकांशतः आप इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश का ही कीबोर्ड रहता है और इंग्लिश जो भाषा में ही वो चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं उसका विरोध हरगिज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट हम अंग्रेजी के दौड़ में अपनी जो मातृभाषा है, जो अपनी व्यक्तिगत जो अपनी खड़ी बोलियाँ हैं, जो अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको ना भूलें और अपनी भाषा और संस्कृति का विशेष रूप से ख़्याल रखें। यह पारिवारिक स्तर पर अपने अभिभावकों के ऊपर मैं अपने कर्तव्य चाहता हूँ कि हमारे जो अभिभावक हैं, माता-पिता हैं या फिर हमारे जो शिक्षक वर्ग है, उन्हें भी आने वाली पीढ़ी को इसलिए इस विषय में प्रोत्साहन देना चाहिए और राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पे भी इसे प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। जी बहुत ही सुंदर आपने विश्लेषण इसके ऊपर किया है और
उम्मीद है जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, वो ज़रूर ही इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये चर्चाओं का दौर चलता रहना चाहिए और हमें भरसक प्रयास करने चाहिए अपनी जो मदर टंग है, हमारी जो भाषाएँ हैं, खड़ी बोलियाँ हैं, उनको आगे लाने के लिए। हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो प्रादेशिक स्तर है, वहाँ पर प्रयास होते रहते हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें, अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहाड़ी दिवस का आयोजन जो है हिमाचल सरकार द्वारा भाषा कला संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था और हमने देखा कि उस समय वहाँ पर अनेक जिलों से आए हुए कलाकार, चाहे वो कांगड़ा से है, हमीरपुर से है या कहीं से भी है, वो अपनी बोली जो है पहाड़ी को आगे लाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। हालाँकि प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन न कहीं हम अनभिज्ञ हैं कि हाँ, इनको हम सिर्फ़ एक दिवस के रूप में ही नहीं, हम अपने जीवन में अगर इस चीज़ को अपनाएँगे, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसी के ऊपर जो है क्योंकि हम कहीं न कहीं जो हैं अगर आँकड़ों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी भाषाएँ हैं जो भारत में बोली जाती हैं और हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और साथ में इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दोहा जो है मैं हिंदी में क्योंकि दोहा तो हिंदी में तो इसके ऊपर कहेंगे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। जी। तो ये सभी के लिए है, आप सभी के लिए है जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अपनी भाषा बोलते आती जिनको लाज, अपनी भाषा बोल के आती जिनको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज रे भैया, दुनिया का सरताज। तो अक्सर हमारी जो ये हिंदी है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है और भारत की बात करें तो यहाँ बोली जाती है। अनेक जो साहित्यिक संस्थाएँ हैं जब कोरोना काल बीता, उस समय हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत सी संस्थाएँ आ गए क्योंकि कोरोना काल था, लोगों के पास करने को कुछ काम नहीं था और उस समय अगर ग्राफ की बात करें तो हिंदी जो है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में एक शुमार होने लगी। हालाँकि ये नहीं कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने लगी, लेकिन हर जगह जो कार्यक्रम है, हिंदी में होने लगे। जैसे हम अभी एक वर्चुअल माध्यम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे ही कार्यक्रम होने लगे और हिंदी का खूब प्रचार और प्रसार होने लगा, जो अभी तक जारी है। तो उस समय लोगों को समझ आया, हालाँकि ये हिंदी के ऊपर कार्यक्रम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के ऊपर ये हम कार्यक्रम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उस समय हिंदी को आगे लाने के लिए सबकी होड़ लग गई और हमने सोचा कि सब हिंदी को आगे ला रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, उस कार्यक्रम का नाम था माटी उम, हाँ, कुछ ऐसा कार्यक्रम था कुछ रंग और माटी के संग। तो हमने उसमें क्या था कि रीजनल जो लैंग्वेज है, चाहे वो राजस्थान की भाषा है, चाहे हिमाचल की भाषा है और चाहे वो उत्तर प्रदेश की है, किसी भी राज्य की भाषा है, हमने उनको आगे लाने के लिए एक प्रयास किया था और उसमें कहीं न कहीं हमने बहुत सारे ऐसे जो एपिसोड उस समय हमने किए, तो उसमें चाहे झारखंड के लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी जो मातृभाषा है,
वहाँ की, उसमें भी कार्यक्रम किए। और हिमालयन अपडेट, समाचार और साहित्य सृजन, ये मिलके सारे कार्यक्रम हमने उस समय किए। और कहीं न कहीं चर्चाओं का विषय भी हम रहे कि नहीं, आप मातृभाषा को आगे लाने का एक प्रयास जो है वो आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास जो है आगे भी होते रहने चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारें हैं या भाषा, कला, संस्कृति विभाग जो है, इस तरह के कार्यक्रम जो है निरंतर अगर करें, तो कहीं न कहीं हमारी जो मुझे लगता है जो हमारी मातृभाषाएँ हैं, मदर टंग, वो जीवंत रहेंगी और लोगों को जो है एक सार्थक संदेश जो है, हम ऐसे कार्यक्रम जो हैं जागरूक करने के लिए अगर करेंगे तो शायद इस तरह से हम कर पाएँगे। और इसी बीच में एक कमेंट आया है हेमराज ठाकुर जी का, बहुत लंबा ये कमेंट इनका आया है, शायद हमारे चेहरे भी ढक जाएँ। अंग्रेजी का विरोध नहीं है डॉक्टर साहब, पर अंग्रेजी को भारत जैसी हिंदी बहुल देश में शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा व्यवस्था तक बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ही हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ भाषाओं पर भी प्रहार हो रहा है। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शिक्षा का माध्यम इसे बनाना अब आबादी के लिए एक गहरी साजिश से कम नहीं है। फिर तो भारत गुलाम ही रहा, ना भाषा की दृष्टि से, क्योंकि भाषा ही किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को भविष्य के लिए दशा और दिशा तय करती है। ये पूरा कमेंट शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आजकल के समय में, यानी कि पाश्चात्य की ओर ये थोड़ा इशारा कर रहे हैं। इमराज ठाकुर जी, आपका बहुमूल्य कमेंट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप शिक्षक हैं और आप निरंतर जो हैं जुड़े रहते हैं, और हिमालयन अपडेट और हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए, अपनी बोलियों के प्रचार-प्रसार के लिए आप हमेशा ही निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और मैंने देखा है आदरणीय डॉक्टर साहब कि इन्होंने अपने स्कूल में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है बच्चों को सिखाते रहते हैं, और कहीं न कहीं अपनी भाषा, अपनी बोली और हिंदी को आगे लाने का एक भरसक प्रयास जो है ये करते रहते हैं। तो आप इनके कमेंट के प्रति उत्तर में कुछ अपना अ, बताना चाहेंगे इनको तो? आदरणीय हेमराज जी, बहुत सुंदर आपने लिखा। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी को माध्यम बनाना तो बिल्कुल सही नहीं है, पर अंग्रेजी को भाषा के रूप में और माध्यम बनाने के पीछे में कुछ कारण हमारे व्यवस्थाओं के रहे हैं। व्यवस्था ऐसी कि जैसे कि हमारी जो विज्ञान की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है या अन्य व्यवसायों की पढ़ाई है, वह अधिकांशतः अंग्रेजी के ऊपर ही निर्भर है। उसमें कोई भी हिंदी स्तर पर हमारा जो कोई भी व्यावसायिक पढ़ाई नहीं होती है। यही कारण रहा है शायद कि हमको बच्चों को अंग्रेजी माध्यम देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसका कारण ये रहता है कि अगर हम मैं भी एक शिक्षक रह चुका हूँ। मैंने अ, अपने कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो लोगों के साथ कुछ जो कठिनाइयाँ पेश जो प्रस्तुत आई हैं, उनको मैं सामने रखना चाहूँगा। इसका एक मूलभूत एक कारण है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम से कोई ग्रेजुएशन या स्नातक करके आता है और अगर वो अंग्रेजी माध्यम डायरेक्ट शिफ्ट कर जाता है तो उसे बहुत बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ता है। और ऐसे बदलते हुए जहाँ वातावरण में जहाँ पर कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे बहुत सारे केसेस में कोलैप्स हो जाते हैं। तो वो चीज़ को भी हमने इस बिंदु को भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि अपनी भाषा का संरक्षण,
के बारे में सोचना, उसके प्रचार प्रसार के बारे में सोचना, यह बहुत आवश्यक है। किंतु जबकि हम पूरे वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा एक एसेट है, हमारे पास सबसे बड़ा एक बड़ा जो गुण है, हमारे पास सबसे बड़ा वर्क फोर्स है। आईटी इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या अन्य कोई भी व्यवसाय है। हमारे बच्चे आजकल अमेरिका में बड़ी-बड़ी कंपनियों में मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा जो भारतीय बच्चे हैं, वो इसी वजह से हैं कि उनका माध्यम अंग्रेजी कहीं न कहीं रहा है और वह दूसरे लोगों के साथ अच्छे से संचार माध्यम पैदा कर पाते हैं। तो ये एक तरह का एक एडिशनल जो उनका एक गुण जो एसेट है उसको लेकर के चलना चाहिए। हाँ, अपने भाषा के ऊपर उसको सरपास करना, उसको बिल्कुल ही दबा देना अपनी मातृभाषा को, यह गलत है। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब है सभी भाषाओं का, सभी इन चीज़ों का बराबर से सम्मान हम्म। होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना है कि हम गुलाम हो गए हम अंग्रेजी सीखने से, या हमें ये हम्म। समझना है कि हम अंग्रेजी सीखने के बाद हम औरों के ऊपर हमारा प्रभुत्व बड़ा है। हम्म। अन्य ये ये बात आपने बहुत सही कही डॉक्टर साहब कि आजकल हर कोई चाहता है कि नहीं, अगर ये इसको इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है तो उसका दबदबा ज़्यादा बड़ा हो गया। और उससे क्या एक संदेश जाएगा कि हाँ, अच्छा इसको तो इंग्लिश आती है और ये तो हम इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि अपनी भाषा, चाहे इंग्लिश बोलने वाला हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो, जैसे हम बात करें उर्दू की, बात हम पहले करते हैं, उर्दू ज़्यादा बोली जाती थी पहले, फिर हिंदी, अब इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं हम सभी बोलते हैं, किसी भी उसमें चले जाए तो इंग्लिश। तो ये कहीं न कहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे वो विज्ञान की पढ़ाई है, साइंस की पढ़ाई है, आगे नासा में कोई पढ़ रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, तो उसमें जो है वो इंग्लिश, अंग्रेजी का जो है ज़्यादा उसमें उससे लिखा जाता है कि उसका बेस जो है, उसका जो एक नींव है, वो अंग्रेजी से शुरू होती है। तो ये कहीं न कहीं ये ठीक है, लेकिन हमें अपनी भाषाएँ, हमारी जो संस्कृति है, वो नहीं भूलनी चाहिए, ये बात सही है। और भूल कोई नहीं रहा, जो इंग्लिश बोलने वाला भी है, वो भी अपनी जो मातृभाषा है, वो जानता है, चाहे वो किसी भी राज्य का कि किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी कोने का हो, वो अवश्य ही जानता है। और इसी बीच में हमारे डॉक्टर हमारे रमेश डडवाल जी हैं, और ये बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं और इनसे परिचित हैं, लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और इनसे परिचित हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय जी, और जल्द मुलाकात आपसे होगी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर विक्रम मिल्की बाबूलाल शर्मा जी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये कमेंट में लिख रहे हैं अपने कि मातृभाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा है, जबकि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी उसका शरीर है। और बहुत ही सुंदर कमेंट इन्होंने लिखा है, और आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हेमराज ठाकुर जी का कमेंट एक और आया है। डॉक्टर साहब, एक समय था चीन, यूनान, मिस्र जैसे देशों में लोग भारत में शिक्षा लेने आते थे और भारत की भाषा सीखते थे। नालंदा विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। इसी प्रकार हमें भी यह विषय हिंदी में सरलीकृत करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं पिछले काफ़ी सालों से विभिन्न संस्थानों में जो पढ़ाता रहा हूँ और लेक्चर भी दिए हैं। मेरा ये उद्देश्य रहता था कि भी सिर्फ हिंदी, अगर हम दक्षिणी भारत की तरफ चले जाएं,
वहाँ पर भी हमारे पास अलग-अलग भाषा के, कोई मलयालम का, कोई तमिल का, इस तरह के अलग-अलग भाषा के जो लोग हमारे साथ जुड़े रहते थे। भाषा को एक वर्चस्व का जो पॉइंट है उसके हिसाब से ना लेकर के हमें अपना ज्ञान उन सभी बच्चों के पास पहुंचाना था जिनके पास क्षमता है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है। अब वो तो ऐतिहासिक बात है कि भी हमारे नालंदा विश्वविद्यालय या बहुत बड़े हमारे जो, या कहिए ये हमारे जो वेद शास्त्र पुराण, ये सब कुछ हमारे साइंस पर ही, वैज्ञानिक आधार पर ही बनाए गए, सनातन पद्धति के द्वारा बनाई गई चीजें थी। पर आज के दौर में, आज व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं ये सब कहूँ तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं आती है तो आप अपने आप को और देशों के साथ जो प्रतियोगिता है उससे अलग थलग पा जाओगे। हम्म। दूसरी बात जी। मैं जरूर कहूंगा कि इंग्लिश कोई एक भाषा नहीं है, कोई प्योर लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश में एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का समावेश है। और आपको समावेश। ये जानना होगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हर साल जो वर्ड की जो एडिशन होती है, वर्ड्स की जो शब्दों की शब्दावली अंग्रेजी में समाहित करते हैं, उसमें पिछले 10 सालों से हिंदी के शब्दों की संख्या सबसे अधिक रही है। हम्म। तो हिंदी और अंग्रेजी के विषय में आप इतना परस्पर वो विरोध ना करें। ये समझे कि अंग्रेजी एक लिंगुआ फ्रैंका है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब कि एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश हम्म। ये एक गुलामी या उसका मतलब नहीं है। अंग्रेजी एक अनेक भाषाओं का मिश्रण है और जिसमें हिंदी के शब्दावली भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। जी, जी, जी। जी, जी। तो कहीं न तो कहीं जो वो हेमराज ठाकुर जी आपकी जो ये उत्तर है या आपकी ये चर्चा है वो सहमत नज़र आ रहे हैं। और हेमराज ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षमा करें मैंने बीच में आपको रोक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, ना मैं आपका प्रत्युत्तर ये दे रहे हैं, ना मैं कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आप वृंदावन चले जाइए, आध्यात्मिक तौर पे अगर देखा जाए, तो बहुत सारे जो फ़ॉरेन से मतलब बाहर से लोग आते हैं, हरे कृष्णा, हरे रामा, वो उन्होंने लेते हैं, वो उन्होंने भाषाएँ सीखी हैं। आप बात कर रहे हैं, आपने चीन, यूनान, मिस्र देशों की अगर बात कर रहे हैं और योगिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारी अब हमारे सामने योगी जी बैठे हैं, तो बहुत सारी लंबी चर्चाएँ इसके ऊपर हो रही हैं, हो जाएँगी। हालाँकि हम चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के ऊपर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो एक भाषा सीखने आए हैं। जैसे पहले बात थी चीन, यूनान देशों में लेने आते थे, सेम चीज़ आज हो रही है। लोग भारत से आ रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि एक मंडी में या एक बाहर से आए हुए हैं और वो बिल्कुल आप शुद्ध पहाड़ी बोलते हैं। उन्होंने पहाड़ी में पीएचडी करी है अभी, बाहर से आए हैं। जी, डॉक्टर साहब। अनिल जी, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा। मेरे कुछ जी। मित्र, क्योंकि मैं व्यवसाय से एक आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस लग रही है मुझे। आप थोड़ा-सा अगर इस विषय में कहना, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी, जी, अब सही है, अब सही है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं व्यवसाय से एक वैज्ञानिक भी रह चुका हूँ। जी। संस्कृत भाषा को अमेरिका यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पढ़ाया जाना शुरू हुआ। हुँ। और जो कंप्यूटर के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एल्गोरिदम्स, लेटेस्ट एल्गोरिदम्स के हिसाब से अब संस्कृत भाषा को एल्गोरिदम बनाने के लिए सबसे सटीक भाषा के रूप में चुना गया है। और आज की स्थिति ऐसी है कि इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें फ्रांस, जापान, चाइना, रशिया या फिर यूएसए, इन सारी जो स्पेस स्टेशंस है, उसमें जो कंप्यूटर के जो एल्गोरिदम्स है, सॉफ्टवेयर्स है, उसकी डिजाइनिंग संस्कृत भाषा पर ही आधारित होती है।
क्या जो बात है! कि संस्कृत भाषा पूरे विश्व की सबसे सटीक और सिस्टमैटिक, मतलब सिस्टम से बनाई हुई, पूरे प्रबंध के तौर पे बनाई गई। और संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें हमारे जो वोकल कोड है, जो तो हमारे जो श्रवण और सुनने वाला जो हमारा जो पोर्शन है, उसमें सभी अंगों का परिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होता है। जी। तो इस विषय में हमको बहुत बड़ा एक गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, वह उस स्तर पर पहुंची हुई है जिस स्तर पर हम पहले परिकल्पना किया करते थे। जैसे कि हम, हमारे हेमराज ठाकुर जी ने कहा कि भी विश्वविद्यालय के स्तर पे पढ़ाई जाती थी। आज भी वही बात है, पर थोड़ा वो परिप्रेक्ष्य है, वो जो है वो बदल चुका है। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हेमराज जी, आप बहुत अच्छा ज्ञान आप रखते हैं हर चीज़ के बारे में और हम चर्चा करेंगे। ज़रूर आपके साथ भी हम चर्चा कभी इस विषय के ऊपर जो है करना चाहेंगे और करेंगे। अ, इन्हीं का एक कमेंट है, मातृभाषा में सीखा ज्ञान ही गरिमापूर्ण होता है। बिल्कुल सही आपने कहा है और डॉक्टर विक्रम मिल्की बाबूलाल जी लिख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अगर हम उनके साथ नहीं चलेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछे रह जाएँगे। जैसा योगी जी ने अभी कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे कि अगर हम दौड़ेंगे नहीं, तो हम तो पीछे ही रह जाएँगे ना। हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सीखना पड़ेगा। जैसे बाहर से जर्मन से कोई आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है, तो उनको भी आगे बढ़ने की होड़ है। ठीक वैसे ही हमें भी हर भाषा सीखनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो। तो बिल्कुल सही कहा आपने और हेमराज जी इसमें कमेंट कर रहे हैं, यदि अंग्रेज़ों ने चालाकी नहीं करी होती, अंग्रेजी में ना बना किताबें जो हैं, वो लिखी नहीं होती, तो आज जो विज्ञान और गणित की जो किताबें हैं, आज उन्होंने जो लिखी हैं उस समय चालाकी करके, तो उन्होंने इंग्लिश की ताकत जो है बता दी है। कहीं न कहीं ये बात सही है, लेकिन देखिए धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब दुनिया बोलते हैं उस समय चाल-चलन वैसा था, अब कुछ अलग से चल पड़ा है, कोई संस्कृत को शामिल कर दिया गया है, कहीं हिंदी को किसी को किसी का विषय पढ़ाया जा रहा है, तो उस समय अंग्रेजी का दौर था कि नहीं, शासन अंग्रेज़ों का था उस समय। और कहीं न कहीं ये आंदोलन जो हुए हैं, अपनी भाषाओं को आगे लाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, हिंदी को आगे ले जाने के लिए बंगाल का एक उदाहरण जहाँ से चीज़ें ये शुरू हुई थी, बांग्लादेश का उदाहरण। तो ये चीज़ें जो हैं, हो रही हैं और बिल्कुल चालाकी तो करते ही हैं, हमें भी चालाकी करनी चाहिए और सीखनी चाहिए लैंग्वेज और कुछ ना कुछ आगे हमें लाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अभी कार्यक्रम का थोड़ा समय भी हो रहा है, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा जो है आगे बढ़ रही है और कहीं न कहीं हमारे कोई वैज्ञानिक जो इसके उद्देश्य हैं आखिर क्यों इंग्लिश ही उसमें आई है और इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे को जानने के लिए मिला, हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानने के लिए मिला। और अगर आप कोई अलग से इसके बारे में कुछ अपनी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर कमेंट के ऊपर करना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। ये सच में ही बहुत सकारात्मक दिशा में की गई चर्चा थी। बहुत से बिंदु जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं और जिनके बारे में हमें केवल चर्चा नहीं करनी है, बल्कि उन बिंदुओं को व्यवहारिक स्तर पर भी लेकर के आना है। वह मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वो चर्चा को सुनने वाले लोग हैं, या हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी ये चीज़ करें। भाषा का संतुलन हमारे संस्कृति के साथ बिल्कुल गहरा है। तो भाषा और संस्कृति एक दूसरे के, या तो कहूँ, पूरक ही हैं। हमें इस विषय में ध्यान देना चाहिए। और मौजूदा स्तर पर मैं, अनिल जामवाल जी हमारे साथ जो
हमारा श्रीनाथ योग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, वह हमारी जो विलुप्त प्राय जो हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, भाषा है और जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं, उनके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से मैं इस विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ। मैंने ये पाया कि जो योग और भारतीय संस्कृति, जो हम खुद ही भूल बैठे हैं, खुद भूले हैं हम अंग्रेजों या किसी और को दोष ना दें, हम्म। क्योंकि एक छोटा शायद वो चर्चा का विषय नहीं है, पर मैं वो आंकड़ा आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। कि उस समय में, जबकि 1905, 1910 और 1920 के करीब में हमारा पूरा हिंदुस्तान, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा इकट्ठा हुआ करता था, वो सारा एरिया, जो सारा भूभाग, लगभग एक बड़ा भारी जो भू क्षेत्र अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम यानी कि मुट्ठी भर स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इन सारी चीज का जो ब्रिटिश एरिया, वहां की जनसंख्या केवल 3 या 4 करोड़ के करीब थी। और हमारी ये जो जनसंख्या टोटल मिला करके ये आगे तक करीब करीब 30-40 करोड़ के करीब थी। तो क्या हम अपना वो कमी नहीं, कमजोरी नहीं मानेंगे कि भी 3 करोड़ की आबादी 40 करोड़ लोगों को गुलाम करके बैठी? 3 लोग 40 लोगों को गुलाम करके बैठी है, शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। तो इस विषय में जो भाषा और संस्कृति का जो हमारा जो जुड़ाव, बंधन जो हमारे संगठनात्मक रूप से होना चाहिए था, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, हम कहीं ना कहीं उस लिंक को भूल बैठे थे। क्योंकि भाषा ही जोड़ने का काम करती है, भाषा ही तोड़ने का काम करती है। एक अंग्रेजी जो एक कवि थे, उन्होंने कहा, योर वर्ड्स कैन प्लांट अ गार्डन। आपके जो शब्द है एक हम्म। बागीचा भी बना सकते हैं। इवन दो योर वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। यस, यस। शब्द और भाषा को हमने सम रूप में लेकर के आगे लेकर के चलना है, ताकि जो हमारी जो लोगों ने, हमारे पीछे लोगों ने जो कमियां गलतियां की है, वह आगे हम ना दोहराएं, और अपनी भाषा और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ के रखें और सामाजिक समरसता और एक उदाहरण प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय जी। और उम्मीद करते हैं आज की जो ये चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर, आपको भी इस जो चर्चा है, इसमें भाग लेकर, यानी कि जो शख्सियत के तौर पर जो आपने इसमें चर्चा में भाग लिया, आपको भी इसमें आनंद आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की चर्चाएँ जो हैं, हमें आपके सानिध्य में प्राप्त हों। आगे भी इस तरह की चर्चाएँ होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस कड़ी को आगे लाने के लिए जो पहल की है, वो काबिले तारीफ़ है। और इस तरह के प्रयास जो है, हाँ, अगर इस तरह के प्रयास जो हैं हम सभी करें तो सही में हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, जो इसका समावेश बनेगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, ये वाक़ई में एक उदाहरण होगा। और उदाहरण के लिए तो हमें तपना होगा, तप करना होगा। तभी हम जो हैं एक अपनी जो मातृभाषा है उसको, या संस्कृति है, उसको आगे ला सकेंगे। और तमाम जो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण जो कमेंट, जो विचार जो हैं इस पटल पर रखे हैं। और कहीं न कहीं ये सार्थक चर्चा जो हुई है, बहुत ही सार्थक हुई है, गंभीर भी ये चर्चा हुई है। और क्योंकि कुछ गुणी और गंभीर लोग ही इस चर्चा में शामिल हुए हैं। और बाद में जो इस चर्चा को बाकी लोग देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल उन्हें लगेगा कि हम इस चर्चा से अनछूते, यानी कि अनछुए रह गए।
और इस तरह की चर्चाओं में हमें भी भाग लेना चाहिए और हमें भी अपनी जो मातृभाषा है, संस्कृति है, उसको आगे लाने का एक और प्रयास जो है, भरसक प्रयास करना चाहिए और जो भावी पीढ़ी है हमारी कहीं न कहीं हम उन्हें जो है उदाहरण दें ताकि वो जो है हमारी जो मातृभाषा है, उसे ना भूलें अनछुए ना रहें। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं और कुछ संदेश अगर आप डॉक्टर साहब कुछ देना चाहें? बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जामवाल जी। मैं बस यही तो संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी चर्चा है, हमारे जो हमने जो मुद्दे जिनके ऊपर हमने जो वार्तालाप किया, वह एक इस स्टूडियो से निकलकर सामाजिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर सामने आए और हम अपने देश, राष्ट्र, भाषा और संस्कृति का जितना संभव हो संगठनात्मक रूप से उसकी जो सेवा करें और यही हमारी सच्ची सेवा और भक्ति रहेगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम में संलिप्त सभी साथियों को मेरा बहुत ही बड़ा आभार और ख़ास तौर पर अनिल जामवाल जी और हिमालयन अपडेट की टीम को बहुत बड़ा स्नेह भरा आशीर्वाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए, अपनी मातृभाषा, संस्कृति को संजोए रखने के लिए जो आपने विचार और एक दिशा-निर्देश दिए हैं, कहीं न कहीं ये जो आने वाली भावी पीढ़ी है, उनके लिए अवश्य ही कारगर सिद्ध होंगे और हमारा ये प्रयास रहता है हमेशा से ही कि हम एक सार्थक चर्चा लेकर आएँ और सार्थक विचारों के साथ-साथ और गुणीजनों का हमें सानिध्य प्राप्त हो और जिनसे कि जो भावी पीढ़ी है, वो लाभान्वित हों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और हिमालयन अपडेट का अगर आप कोई प्रश्न है इसी संदर्भ में, तो आप अवश्य ही अपना प्रश्न जो है अपने कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। आपका जो कमेंट है, उसका उत्तर जो है आपको अवश्य दिया जाएगा। आदरणीय योगी डॉक्टर विनोद नाथ जी के द्वारा, हमारे द्वारा, पूरे हिमालयन अपडेट टीम की द्वारा और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सार्थक चर्चा आप सब तक, बहुत से लोगों तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उसकी बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और निरंतर आप प्रयास करते रहें अपनी मातृभाषा और संस्कृति को आगे लाने के लिए। तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।